आप सभी को नमस्कार बंधु। आज हम लोग परिचर्चा करने वाले हैं यूजीसी नेट के बारे में। ये आप लोग देख रहे होंगे, इसे आप संपूर्ण देख लीजिए। यूजीसी नेट पेपर 1 और ये देख रहे होंगे निशुल्क बैच। संपूर्ण डिटेल्स समझ लो, ये आप देख करके आए होंगे। और ये सच बात है कि मैं अब आपको पेपर 1 पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि कई बच्चों का मेरे से कहना है, खासकर जो मेरे भी बैच ज्वाइन किए हुए हैं संस्कृत ऑप्शनल वाले, उनके लिए, और बाकी भी कई सब्जेक्ट वाले हैं जो मुझसे जुड़े हुए हैं, तो सबका कहना है कि भाई पेपर 1 बहुत समस्या क्या कर गया है। इस बार भी बच्चों का 18 नंबर, 15 नंबर, 16 नंबर, किसी का 20 नंबर, किसी का 22 नंबर, इससे ज्यादा नहीं रह रहा है। तो आपने कैसे किया और आपके कितने नंबर बने हैं, इन सभी के बारे में बताने वाला हूं। पहले तो मैं अपना ही बताऊंगा कि मेरे इस बार भी कितने नंबर बने हैं और इससे पहले भी मेरे कितने आए हुए हैं, वो सभी बताते हुए हम चलेंगे। दूसरा, यहाँ निःशुल्क बैच जो है, इसकी संपूर्ण डिटेल्स भी देंगे, कब कैसी होगी, कितना क्या होगा, कोई फीस नहीं रहेगी। संपूर्ण बैच जिस दिन फीस रखूंगा उस दिन 5000 से प्लस ही फीस रखूंगा, लेकिन अभी मैं बिल्कुल निःशुल्क ये बैच पढ़ाऊंगा। एक बैच कंप्लीट निःशुल्क पढ़ाऊंगा। तो कैसे पढ़ाऊंगा, कैसे नोट्स दूंगा, कैसे स्टार्ट करूंगा, आज क्या बताने वाला हूं, तो इसकी डिटेल समझ लीजिए। और आगे मैं आपको सिलेबस वगैरह समझाने वाला हूं कंप्लीट, तो उसको भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये एक सामान्य आपके लिए इंफॉर्मेशन थी। और अब हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि संपूर्ण डिटेल्स क्या है, जो मैंने यहाँ पर आपको लिखी है कि बैच की संपूर्ण डिटेल्स समझ लो। ये इतना तो समझ में आ ही गया है कि निःशुल्क है, ठीक है। अब देखिए संपूर्ण डिटेल्स क्या रहेगी इसकी। संपूर्ण डिटेल्स ये रहेगी कि आपको इस सिलेबस को करने के लिए लेक्चर कितने होंगे। वैसे तो संपूर्ण सिलेबस अभी आपको बताएंगे तो लेक्चर उस हिसाब से तो काफी हो जाएंगे। यदि इसको ठीक से पढ़ाने बैठ जाया जाए तो आपके जो लेक्चर हो जाएंगे वो लगभग लेक्चर हो जाएंगे 200 प्लस, ठीक है। अब आप कहेंगे सर 200 लेक्चर, तो आप कितने लेक्चर पढ़ाएंगे। मैंने कहा 200 प्लस लेक्चर हो जाएंगे। लेकिन क्या 200 प्लस लेक्चर पढ़ने की आवश्यकता है? नहीं है। आपने सर क्या किया है वो भी मैं बता देता हूं। देखिए, मैंने अभी तक 4 से 5 बार यूजीसी नेट का पेपर दिया है और मेरे हर बार लगभग 26 से लेकर के 35 तक नंबर रहे हैं। समझ में आ रहा? यानी कि कभी 26 रहे हैं, कभी 29 रहे हैं, कभी 31 रहे हैं, कभी 32 रहे हैं। इस बार भी एक पेपर में 33 नंबर हैं, एक में 26 नंबर है। इस तरीके से हमारे नंबर इधर उधर हो रहे हैं। समझ में आ रहा? तो ये नंबरों का प्रक्रम है। अब आपको क्या, आपने सर कंप्लीट ये सिलेबस कवर किया है? तो देखिए भाई, मैंने ये कंप्लीट सिलेबस कवर नहीं किया है और ना ही कर सकता है कोई, क्योंकि 200 लेक्चर चाहिए और प्रत्येक लेक्चर 2 घंटे का चाहिए, ठीक है। तब फिर क्या करना पड़ेगा, अब आपको इसमें स्मार्ट वर्क करने की आवश्यकता है। स्मार्ट वर्क जैसे ही हम लोग यहां करेंगे तो स्मार्ट वर्क के माध्यम से हम लोग इसमें अच्छे अंक ला सकते हैं। क्या स्मार्ट वर्क करेंगे वो मैं समझा देता हूं। देखिए, हम लोगों को सभी यूनिटें पढ़नी है, हम लोगों को सभी यूनिटें पढ़नी है, लेकिन कुछ यूनिटें सबसे पहले पढ़नी है प्राथमिकता देते हुए, जहां से सर्वाधिक प्रश्न आते हैं वो यूनिट। जैसे कि आपकी पहली यूनिट है, ये प्रश्न पत्र 1 है। आगे आप देखेंगे तो ये आपका यूनिट नंबर 1 है। ये एक महत्वपूर्ण यूनिट है। इससे प्रत्येक वर्ष आपके 2 से 3 क्वेश्चंस, वैसे तो देखो प्रत्येक यूनिट से 5 क्वेश्चंस आने चाहिए, ठीक है। 5 क्वेश्चन आने चाहिए आपके, और आपकी 10 यूनिट है तो 50 क्वेश्चन आना चाहिए, लेकिन ऐसा देखा नहीं जाता है। इसमें होता क्या है, किसी यूनिट से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं तो किसी से 7 आ रहे हैं तो किसी से 5 आ रहे हैं। यानी कि इसमें क्वेश्चंस ऐसा नहीं है कि भाई 5 सभी यूनिटों से आएंगे, ऐसा नहीं है। तो फिर क्या है, आपको किसी भी यूनिट से कितने भी आ सकते हैं, ये इसका
नियम है। लेकिन कुछ यूनिट ऐसे हैं जिससे हर बार क्वेश्चन आते ही आते हैं और पढ़ने में बहुत सरल भी हैं, जैसे कि शिक्षण अभिवृत्ति। इससे हमेशा 3, 4, 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, कभी 7 क्वेश्चन हमेशा आते हैं। और यह यूनिट पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा दिन का काम नहीं है। इसको कुछ लोग तो 40 लेक्चर भी पढ़ाते हैं, कुछ लोग 50 लेक्चर पढ़ाते हैं, लेकिन मैं आपको ये नहीं करूंगा। मैं मात्र इसके केवल आपको 15 लेक्चर पढ़ाऊंगा और 15 लेक्चर में यह यूनिट आपकी हो जाएगी। 15 लेक्चर तब जब मेरा एक लेक्चर 1 घंटे का होगा। यानी कि यदि मुझे 15 लेक्चर 2 घंटे के रखें तो 7 लेक्चर में भी मैं ये पढ़ा सकता हूं यूनिट, और इतना ही करना है। और ऐसा नहीं कि आप कहेंगे कुछ छूटेगा, एक भी पॉइंट नहीं छूटेगा इसमें से जो मैं आपको पढ़ाऊंगा। पर मैं क्या करूंगा, मैं इधर उधर की फालतू बात नहीं करूंगा। मैं टू द पॉइंट, शिक्षण के उद्देश्य क्या है इस पर चलूंगा, शिक्षण का स्तर क्या है इस पर चलूंगा, स्मरण शक्ति क्या होती है, समझ क्या होता है, विचार क्या होता है, ये है। अब आपको मैं इस यूनिट के लिए क्या कराऊंगा कि मैंने बताया आपको 15 लेक्चर करवाएंगे 1-1 घंटे के। 15 लेक्चर के साथ ही साथ 15 प्लस 7 या 8 लेक्चर्स में पीवाईक्यू करवाऊंगा। यानी कि 15 लेक्चर में आप थ्योरी पढ़ेंगे जो ये सब लिखा है, और जो पीवाईक्यू आए हैं आपके सभी शिफ्टों के आते हैं वो पीवाईक्यू में आपको कराऊंगा। यानी कि आपको पीवाईक्यू क्यों करने हैं, यूजीसी क्या सोच रखती है और शिक्षण के बारे में क्या समझ रखती है, इसके लिए हम लोगों को पीवाईक्यू देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए और आपको पैटर्न पता चलता है, अभी वो भी करवाएंगे तो आपको ध्यान दिखाएंगे इस तरीके से। लगभग ये पीवाईक्यूज हैं। मैंने यूनिट है ये शोध अभिवृत्ति का पीवाईक्यूज आपको दिखेगा। बस इतना पीवाईक्यूज आपको कर लेने हैं। यानी कि इसमें कितने हैं, 480 क्वेश्चन हैं शोध अभिवृत्ति के, जो अगली यूनिट है आपकी शोध अभिवृत्ति। इसके 480 क्वेश्चन हैं ये पीवाईक्यू। बस इतना कर लीजिए, इसमें ये वाला भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ये भी आएंगे, ये सब कुछ आएगा। तो इस तरीके से यानी कि डिटेल्स क्या समझे आप कि हम लोग क्या करेंगे, यूनिट वाइज स्टार्ट कर देंगे चीजों को, और यूनिट वाइज चीजों को स्टार्ट करने के बाद हम पीवाईक्यूज भी करते जाएंगे। यानी कि एक यूनिट पढ़ेंगे, उसके पीवाईक्यू करेंगे, पीवाईक्यूज करेंगे, तो यूनिट पढ़ेंगे, पीवाईक्यूज करेंगे, ऐसे करते हुए चलेंगे। और इस तरीके से हम आपकी सभी यूनिट्स को, जैसे यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5 सभी को लेकर के चलेंगे। यूनिट 6, यूनिट 9, यूनिट 10। अभी आपको मैंने सिर्फ यूनिट ऐसे ही दिखा दी है कि 10 यूनिट है, इनके सिलेबस को नहीं समझाया है। सिलेबस को हम समझाएंगे भी नहीं अभी। कल के लेक्चर में जो इसका अगला लेक्चर होगा उसमें मैं आपको शिक्षण अभिवृत्ति का एक लेक्चर में कंप्लीट सिलेबस समझाऊंगा। और यदि मात्र आप सिलेबस समझ लेंगे तो आपका मूल समझ विकसित हो जाएगी, और जो मूल समझ आपकी विकसित होगी उसके आधार पर आप कंसेप्ट समझेंगे और आप पीवाईक्यू आसानी से कर पाएंगे। बहुत ज्यादा कुछ नहीं है इनके लिए, एक एक पेज का नोट्स है, एक पेज इस पर, 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 इससे ज्यादा कुछ नहीं है। बस एक बार ठीक से पढ़ाने वाला चाहिए, सार देने वाला चाहिए। और मैंने ये किया है तो मैं आपको इन सभी के बारे में एकदम पढ़ाने वाला हूँ।
और मैं निःशुल्क पढ़ा रहा हूं तो क्वालिटी कंटेंट दूंगा, चिंता मत करिए। मैं ऐसा नहीं करूंगा कि आपको ज्यादा लेक्चर करने के लिए कुछ भी लगाऊं, नहीं, टू द पॉइंट बात करेंगे हम लोग। ये हो गया। अब इस पेपर को पढ़ने से पहले यानी कि यूनिट वाइज हम लेक्चर करते जाएंगे और साथ में यहाँ नोट्स भी लाऊंगा, तो आप स्क्रीनशॉट भी लेंगे और नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा मैं टेलीग्राम पर आपको। ये हो गया। तो यूनिट वाइज लेक्चर होंगे, पीवाईक्यू होंगे। अभी क्या होगा, अगले कल के लेक्चर में यूनिट 1 के सिलेबस को समझेंगे और सिलेबस को समझने के बाद हम यूनिट 1 पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। फिर अगली यूनिट के सिलेबस को समझेंगे, उसके आगे पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। यानी कि एक एक यूनिट के सिलेबस को समझते जाएंगे और साथ में ही उसके बारे में पढ़ना स्टार्ट करते जाएंगे, पीवाईक्यूज भी करते जाएंगे। आप सभी के लिए बुक्स वगैरह भी मैं यहाँ अभी बताऊंगा, चिंता मत करो। अब सबसे बड़ी बात समझो, ये पेपर कहना क्या चाह रहा है वो मैं आपको बताता हूं। तो ये दोनों तरीके हैं, इससे हो जाएगा आपका कि लेक्चर्स कराते जाएंगे, क्वेश्चंस कराते जाएंगे। पीवाईक्यूज के लिए मैं किताब सजेस्ट कर दूंगा आपके लिए, वो पीवाईक्यू आप भी लगाएंगे, यहाँ भी मैं पीवाईक्यू कराऊंगा। बस इतना आप कर लेंगे तो आपका हो जाएगा। मेरे एक बेहतर नंबर आ चुके हैं जो मैंने आपको बता भी दिए हैं, तो उसके आधार पर आप बिलीव भी कर सकते हैं। अभी मार्कशीट भी आ जाएगी कुछ दिन में, रिजल्ट आने के बाद, तो मैं आपके सामने यहाँ पर वो सब भी दिखा दूंगा। ओके मित्रों, चलिए अब देखो, इस पेपर को लोग समझते नहीं हैं कि ये जो पेपर कहना क्या चाह रहा है। एक मिनट, इस पेपर के बारे में समझना ही सबसे बड़ी बात है। यदि इस पेपर को आप समझ गए कि क्यों लगा है ये पेपर आपके लिए, तो आप इसके क्वेश्चंस भी कर जाएंगे। आपको बताऊं, मैं हर बार जाता हूं, मैंने केवल पहली बार ये पेपर पढ़ा था, उसके बाद मैंने ये पेपर नहीं पढ़ा। यानी कि इसके लिए डिवीजन तक भी मैंने करके नहीं जाता हूं, हर बार अच्छे नंबर आते हैं। उसके पीछे कारण क्या होता है वो ये समझ करके आपको मालूम चल जाएगा। केवल आपको इतना मात्र समझना है और अभी मैं इतने को ही आपको समझाऊंगा और कल इसके आगे वाला सिलेबस समझाऊंगा अगले लेक्चर में। उसके बाद मैं डायरेक्ट पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा। आपका एक ही काम रहेगा, ये लेक्चर कभी होगा, आपको बताऊं बहुत ही मेहनत से ये लेक्चर्स बनाए जा रहे हैं। अभी मेरे पास भी जो ये डिजिटल पैनल खरीदा है उसके लिए अभी मेरे पास भी काफी सामान नहीं है, जैसे कैमरा इत्यादि चीजें नहीं है, लाइटिंग इत्यादि नहीं है मेरे पास। तो अभी क्या होता है कि लेक्चर बना रहा होता हूँ, लाइट चली जाती है बीच लेक्चर से, और बंद करके फिर से दोबारा लेक्चर स्टार्ट करना पड़ता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि मैं आपके लिए बहुत मेहनत करूंगा और लाइव भी क्लास ला सकता हूं। तो आपका ये लेक्चर सुनकर के ये लेक्चर तभी मैं कंप्लीट कराऊंगा जब आप लोग शेयर करेंगे। ये बात भी ध्यान रखिएगा। तो आपको इसको शेयर करना है, एकदम निःशुल्क होगा, निःशुल्क रहेगा। यदि आप प्रत्येक वीडियो पर 500 व्यू ले आए, बस यदि प्रत्येक वीडियो पर 500 व्यू आ जाते हैं तो आपका ये रेगुलर आगे चलेगा। बहुत नॉर्मल बात है, सभी आप लोग शेयर करेंगे, स्टेटस लगाएंगे, आराम से 500 व्यू तक आ सकते हैं। और आप 500 व्यू तक, एक लेक्चर का बस 500 व्यू आ जाए, मैं कंप्लीट अगले 3 महीने में 10 यूनिट का सिलेबस कवर करा दूंगा। तो आपसे मेरा ये है कि आप इसे शेयर करेंगे, ये पहले लेक्चर से, ये भी इस डिटेल्स में शामिल है। मतलब ऐसा नहीं कि आपने अपना देख लिया और वह सर मेरा तो काम हो गया, अब मुझे क्या लेना देना है। भाई सर का भी आपको सोचना पड़ेगा कि सर ये फ्री क्यों पढ़ा रहे हैं। सर इसलिए पढ़ा रहे हैं कि सर को सब लोग जानने लगे और पेपर पर पढ़ने लगे। ठीक है, सर्वम स्वार्थम समीहते, सबका स्वार्थ होता है, मेरा भी स्वार्थ है कि आप इसको शेयर करें, ये ध्यान रखना है। तो 3 चीज हैं कि लेक्चर कराऊंगा, पीवाईक्यूज कराऊंगा और ये सब कुछ फ्री कराऊंगा। ये भी ध्यान रखो, ये सब फ्री कराऊंगा। बस आपका एक ही काम है, अपना शेयर करना, और शेयर करने में सीधा साधा है। कई विषयों के आप ग्रुप होंगे, आप स्टेटस लगाएं। यदि आप 50 लोग भी स्टेटस लगाएंगे तो 500 लोग देख लेंगे। समझ में आ रहा? तो ये आपको करना है यहाँ पर। चलिए अब मैं आपको ये पेपर के बारे में समझा देता हूँ। अब ज्यादा बातें करने का कोई मतलब नहीं है मेरे, जो मुझे कहना था वो मैंने कह दिया कि आप लोग शेयर करना है, प्रत्येक बार 500 व्यू आने चाहिए, ये बात ध्यान रखना।
और शुरुआत में नहीं आएगा कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको रेगुलर करते जाऊंगा, पढ़ाते जाऊंगा, कुछ दिन बाद आने लगेंगे। ऐसा नहीं कि एक ही दिन में नहीं आए तो मैं आपसे कुछ नहीं कहूंगा। आराम से मैं अभी लेक्चर पढ़ाना 15-20 एक 2 यूनिट आपको पढ़ाता हूं। यदि 1-2 यूनिट के तक आप लोग शेयर करते रहे, अच्छा रिस्पॉन्स रहा, तो आपको भी विश्वास बन जाएगा कि नहीं सर रेगुलर पढ़ाएंगे और हमें शेयर करना चाहिए। तो ऐसा नहीं कि पहले ही लेक्चर को आप मेरा वायरल हो जाए एकदम, ये मैं नहीं चाहता हूं। आप आराम से चीजों को पढ़ें, शेयर करें, ज्यादा शेयर भी ना करें। जो आपको इतना करना है कि उन विद्यार्थियों तक पहुंच जाए जो आराम से पढ़ना चाहते हैं और जिससे कि सर का भी लाभ हो सके। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब इतनी बात समझ लो, पेपर समझ में आ जाएगा, पेपर के बारे में समझ में आ जाएगा। पेपर का नाम देखो आप एक बार, विषय सामान्य प्रश्न पत्र। आगे देखो क्या लिखा है, शिक्षण शोध अभिवृत्ति। शिक्षण शोध अभिवृत्ति पेपर का नाम है। 3 शब्द हैं, शिक्षण शोध अभिवृत्ति। तीनों शब्दों को समझ लो। शिक्षण शोध अभिवृत्ति। अब आप समझो, शिक्षण शोध और अभिवृत्ति। शिक्षण मतलब क्या होता है, शोध मतलब क्या होता है, अभिवृत्ति मतलब क्या होता है, ये आपको सबसे पहले समझना चाहिए कि ये पेपर का नाम क्यों रखा है। अच्छा आप ये बताइए, नेट निकल जाएगा, जेआरएफ निकल जाएगा तो क्या करोगे? नेट निकल गया आपका, जेआरएफ निकल गया तो क्या करोगे आप? नेट जेआरएफ यदि आपका निकल गया तो आप करोगे रिसर्च। क्या करोगे? रिसर्च करोगे। समझ में आ रहा? क्या करोगे? रिसर्च करोगे। एक इस पे ऐसा कर देते हैं, थोड़ा सा मुझे लिखने के लिए यहाँ स्पेस भी मिल जाएगा, मैंने मुझे पहले ही ये कर देना था। रिसर्च करोगे। रिसर्च किस लिए करोगे? कोई आप टॉपिक्स चुनोगे, सुनते होगे कि टॉपिक्स चुनना है कि सर मैं रिसर्च करूंगा कि भारत में बेरोजगारी क्यों है, भारत में इतनी योजनाएं चलाई जा रही हैं लेकिन गरीबी क्यों है। तो आप गरीबी पर रिसर्च कर सकते हो, बेरोजगारी पर रिसर्च कर सकते हो। शोध करना है आपको, तो शोध के बारे में आपकी क्या राय है, शोध के बारे में आपका क्या विचार है, क्या दृष्टिकोण है। शोध करने के लिए मूल क्या आपके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए, यानी कि क्या विशेषताएं होनी चाहिए। इसके बारे में आपका सामान्य बेसिक समझ क्या है, शोध कितने प्रकार का होता है, शोध कैसे करना होता है, शोध समस्या पर आधारित होता है, शोध की परिकल्पना क्या होती है। यानी कि जैसे कि आपके सर को आपको पढ़ाना है, पढ़ाने के लिए सर को ये डिजिटल पैनल चलाना आना चाहिए, सर को पीडीएफ चेंज करते आना चाहिए, सर को कुछ चैट जीपीटी से पढ़ाना है, क्रोम से सर्च करना है, गूगल से सर्च करना है, ये सभी आना चाहिए, तब सर पढ़ा पाएंगे। तो अभिवृत्ति का मतलब आपका दृष्टिकोण कैसा है। क्या अभिवृत्ति का मतलब? दृष्टिकोण, आपकी विचारधारा, आपकी सोच। ये मैंने सामान्य शब्दों का प्रयोग किया कि आपकी रिसर्च के बारे में क्या दृष्टिकोण है, क्या जानते हैं आप,
विचारधारा क्या है आपकी, विचार क्या है आपका शोध के बारे में। कोई समस्या, जैसे कोविड आया था, कोविड में समस्या ये थी यार सब मर रहे हैं, कैसे बचाया जाए। तो अब आपको समस्या थी कोविड की, आप उसको समाधान करने के लिए कैसे, आप कुछ लोग कहेंगे नहीं भैया प्रकृति छेड़छाड़ नहीं करेंगे, हम वैज्ञानिक कुछ काम नहीं करेंगे इत्यादि। तो आपकी शोध के बारे में आप क्या सोचते हो, आपकी बेसिक समझ क्या है। जैसे आपको कोई भी काम करना है, जैसे कंप्यूटर का काम करना है, तो कंप्यूटर की सामान्य समझ होनी चाहिए ना, तब तो आप करोगे। जैसे कि आप जाएंगे तो माउस क्या होता है, ये सब चीजें। तो आपको ये समझना है कि आप शोध के बारे में क्या समझते हैं, रिसर्च के बारे में क्या समझते हैं। जैसे अभी आपसे कहें कि चलिए रिसर्च करिए, जाइए, हम आपको 20 लाख देते हैं, आप रिसर्च करिए जाइए, तो आपको क्या आता है ऐसा बताओ, खुद सोचो। ये पेपर आपको रटने से कभी नहीं होगा सॉल्व, आपको इसके कंसेप्ट को समझना पड़ेगा। कंसेप्ट को समझ लोगे तो बिना रटे जाओगे तब भी 30 क्वेश्चन सही करके आओगे, क्योंकि पेपर में कंसेप्ट आएगा क्वेश्चंस में, वहां पर फैक्ट होंगे, लेकिन इसका ध्यान रखो केवल 50%, 50 फैक्ट होंगे तो आपका 50% कंसेप्चुअल भी होगा। यानी कि ये पेपर 50% कंसेप्चुअल, 50% फैक्चुअल दोनों को लेकर के होता है। तो आपको ये समझ आना चाहिए शिक्षण का मतलब क्या होता है। शिक्षण का सीधा साधा मतलब है पढ़ाना। आप क्लास में क्या करेंगे, पढ़ाना, आप पढ़ाएंगे, सीधा साधा मतलब है पढ़ाना। सिखाना भी आप शिक्षण के बाद अधिगम भी होता है, लेकिन सीधा साधा समझो अभी तो आपकी पढ़ाना, शिक्षण का मतलब है पढ़ाना। अब आप पढ़ाओगे तो यानी कि पढ़ाने के बारे में आप क्या सोचते हो, पढ़ाने के बारे में आप क्या सोचते हैं कि जैसे एक आपके सामने बच्चा है जो सामान्य बुद्धि का है, जैसे एक बार में बात समझ में नहीं आती है, 3 बार में बात समझ में आती है। एक बच्चा है जो बहुत तीव्र गति का है, जैसे एक बार में ही समझ में आ जाता है। एक बच्चा है जिसको ने इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई की है, एक है हिंदी मीडियम से पढ़ाई की है। एक बच्चा जनरल कैटेगरी से है, एक बच्चा SC ST कैटेगरी से है, एक लड़की है, एक लड़का है। तो आप हैंडल कैसे करोगे सबको, यानी कि मैनेजमेंट कैसे करोगे बच्चों के साथ सभी के, क्योंकि आप टीचर हैं, आपका उद्देश्य है कि सभी बच्चे आगे बढ़ें, चाहे वो किसी भी प्रकार की पृष्ठभूमि के हों, किसी भी देश के हों, मतलब किसी भी राज्य के हों। जैसे कोई आपको बिहार का मिला, कोई मध्य प्रदेश का मिला, आप प्रोफेसर बनेंगे, कहीं भी पढ़ाएंगे। मान लीजिए आप दिल्ली यूनिवर्सिटी पहुंच जाते हैं, JNU में पहुंच जाते हैं, तो वहां पर संपूर्ण देश के विद्यार्थी आएंगे, तो आप सभी की पृष्ठभूमियों अलग अलग होंगी, तब कैसे अध्ययन कराएंगे। ये है शिक्षण, यानी कि शिक्षण के बारे में चीजें होती हैं। अच्छा, एजुकेशन को प्रभावित क्या करता है, शोध के लिए क्या जरूरत है, शिक्षा की समस्या क्या क्यों है देश में, इसके बारे में आपके क्या विचार हैं। शिक्षा के लिए सरकार ने क्या योजनाएं चलाई हैं, जब से भारत आजाद हुआ है तब से सरकार ने क्या किया है शिक्षा के लिए। जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें ऐसे क्या प्रावधान हैं जिससे भविष्य में शिक्षा सही हो सकती है, या ऐसी क्या कमियां हैं जो आप सुधार करवाना चाहें। तो यानी कि आपकी शिक्षा के बारे में क्या दृष्टिकोण है और शोध रिसर्च के बारे में क्या दृष्टिकोण है। क्योंकि पहले एक आपको शिक्षण करके, यानी कि यूजीसी के करने का क्या फायदा होता है, नेट JRF हो जाता है तो क्या लाभ होता है आपको बताता हूं। आपका नेट JRF हो गया तो क्या लाभ है नेट JRF का बताइए। एक तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए फॉर्म डाल पाएंगे, यानी प्रोफेसर बनेंगे, और दूसरा आप क्या करेंगे, PhD करेंगे। क्या करेंगे, PhD कर पाएंगे। देखो समझो, आप एक तो PhD कर पाएंगे, एक मिनट कल लिख दिए, उल्टा हाथ पड़ रहा है ना इसलिए, PhD कर पाएंगे, और दूसरा आप प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर पाएंगे। प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर पाएंगे। ये दो काम एक साथ क्यों हो रहा है भाई, समझो।
सीटेट पास करता है विद्यार्थी, क्या उसके बाद रिसर्च करता है? नहीं करता है। आप नेट पास कर रहे हो तो दो काम हो रहा है आपका, एक तो पीएचडी कर सकते हो, एक प्रोफेसर बन सकते हो। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको शोध करना है। पीएचडी करोगे शोध करने के लिए, उससे आप चीजों के बारे में समझोगे और आगे उसके समाधान के लिए प्रयास करोगे। ये होता है रिसर्च सोच। इसलिए आपको पीएचडी भी का भी ऑप्शन खुल जाता है और प्रोफेसर बनने का यानी कि शिक्षण यानी कि पढ़ाने का भी दोनों ऑप्शन खुल रहा है। क्यों? क्योंकि शिक्षण शोध अभिवृत्ति, तो आपकी सामान्य शिक्षण के बारे में समझ क्या है, शोध के बारे में समझ क्या है, यही आपसे पूछा जा रहा है, ये पेपर का है। तो मूल जो कंसेप्ट इसी पर आधारित रहते हैं। अब आप ये समझो, ऐसा इसका नाम रखा गया शिक्षण और शोध अभिवृत्ति। आपकी दो यूनिटें हैं, दो यूनिट इसी से हैं कि एक यूनिट है शिक्षण, देखिए एक है शिक्षण अभिवृत्ति, मतलब कंप्लीट यूनिट ही उन्होंने कर दी है शिक्षण अभिवृत्ति। ऐसा ये क्यों किया गया है? अब इसमें केवल आपकी शिक्षा के बारे में क्या समझ है ये आपको समझना है। जैसे कि शिक्षा की क्या अवधारणाएं हैं। कोई कहते हैं कि पाठ्यक्रम के बिना शिक्षक करा दो, क्या जरूरत है पाठ्यक्रम इस किताब को देने की, कुछ भी पढ़ाओ ना, संसार में बहुत कुछ है। कुछ कहते नहीं होना चाहिए। तो शिक्षण की कितनी अवधारणाएं होती हैं, कई सारे लोगों ने अपनी अपनी अवधारणाएं दी। जैसे आप कुछ और दोगे, मैं कुछ और दूंगा। तो इस तरीके से शिक्षार्थी की विशेषताएं क्या है, यानी कि एक अच्छे स्टूडेंट या जो शिक्षार्थी होता है, जो शिक्षा ग्रहण कर रहा है, वो किशोर अवस्था में है, वो वयस्क अवस्था में है, या फिर वो उच्च हायर एजुकेशन ले रहा है, तो उसके लिए क्या व्यवस्थाएं होंगी, आप किन पद्धतियों का अनुसरण करें पढ़ाने के लिए, आप किन पद्धतियों का। देखो, शिक्षण सहायक सामग्री, यानी कि सहायक सामग्री, जैसे आज मैं आपको पढ़ा रहा हूं आधुनिक और आईसीटी आधारित, परंपरागत, आधुनिक और आईसीटी आधारित। परंपरागत का मतलब पुराने टीचर कैसे पढ़ाते थे, जैसे सर अभी लकड़ी के बोर्ड पर पढ़ाते थे। लेकिन आईसीटी का प्रयोग, आधुनिक तकनीकी क्या है, सर पैनल ले आए हैं। और सर आईसीटी का प्रयोग क्या करेंगे, सर चैट जीपीटी का प्रयोग करने लगे पेन इस पर। ठीक है, ये यहां आपको दिखेगा नहीं तो ये यहां नाच रहा है, कह रहा है कि भाई मुझे यूज करो चैट जीपीटी, एआई। तो ये हो गया टेक्नोलॉजी, यानी कि परंपरागत शिक्षा, आधुनिक और आईसीटी आधारित। अब आईसीटी के लिए क्या है, ई विद्या क्या है, ई पाठशाला क्या है, ये सब चीजें क्या है आपको समझना पड़ेगा। गूगल मीट, जूम के बारे में समझना पड़ेगा, ये सब क्या है। जो ये पैनल सब चीजें चल रही हैं, ये सब क्या है, यानी कि शिक्षण। और आगे देखो, मूल्यांकन की, पढ़ा क्यों रहे हो, परीक्षा नहीं करोगे, जो पढ़ाया वो समझ में आया या नहीं आया उसके लिए क्या करोगे, पेपर करा देंगे। यानी कि मूल्यांकन की कितनी विधियां हो सकती, मूल्यांकन कितने तरीके से कर सकते हो, कई सारे तरीके हैं, तो उन सभी चीजों को समझना है। यानी कि शिक्षा के बारे में आपकी अभिवृत्ति क्या है, सोच क्या है, दृष्टिकोण क्या है, विचार क्या है, ये आपको समझना है इस यूनिट में। और ये समझ गए आप तो आपका काम हो जाएगा। ऐसे ही आपके लिए शिक्षण है, ऐसे ही आपके लिए शोध लगाया गया है अगले में। शोध के बारे में, शोध होता क्या है, शोध के प्रकार क्या हैं, शोध की विशेषताएं क्या है, प्रत्यक्षवाद क्या होता है, उत्तर प्रत्यक्षवाद क्या होता है, शोध के उपागम कितने होते हैं, शोध की पद्धतियां हैं, कितने प्रकार से कर सकते हो, जैसे प्रयोगात्मक शोध क्या है, विवरणात्मक शोध क्या है, प्रयोगात्मक में और विवरणात्मक के अंतर क्या है, ये सब आपको यहां पर करना है, ध्यान रखो। ऐसी और भी चीजें हैं। अभी इस सिलेबस को मैं नहीं समझा रहा हूं, अभी मैं आपको केवल शुरुआत का चीज बता रहा हूं कि ये चीज समझो आप, ये क्या है। ये सिलेबस तो जब समझाऊंगा तो सिलेबस समझने से आपके 3-4 क्वेश्चन तैयार, बहुत डिटेल्स में समझाऊंगा सिलेबस। अब देखो ये समझो आप, तो आपको समझ में आया पेपर का नाम शिक्षण शोध अभिवृत्ति क्यों रखा गया है, और इस पेपर को में मूल चीजें क्यों पूछी जाएंगी। मैंने कहा पहली और दूसरी यूनिट से ही आपके 10 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन होंगे। यानी शिक्षण और शोध, इन दो शब्दों को जोड़ लीजिए आप, तो आपके इन दोनों से 10 क्वेश्चन आते हैं हर बार। यानी कि एक तो शिक्षण वाली यूनिट से और एक शोध वाली यूनिट से, यानी कि यूनिट 1
और यूनिट 2, इन दोनों यूनिट के आप PYQ मिला लीजिए, आपको 8 से 10 PYQ हर वर्ष मिलेंगे। ऐसा क्यों है? और यदि आप इसके साथ 10वीं यूनिट को मिला दीजिए, जिसमें लिखा है उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन, तो आप समझिए 12 से 13 क्वेश्चन हर बार आते, इन तीनों को मिला करके। अब 12-13 क्वेश्चन हर बार आ रहे हैं और आराम से कर सकते हो, ये ध्यान रखो। लेकिन अब समझो ये यूजीसी की दृष्टिकोण क्या है, यूजीसी ये बात क्यों लिख रहा है इतना, आप समझो सिलेबस से पहले इसको क्या समस्या थी यूजीसी को कि इतना ये बातें लिखनी पड़ी 5 लाइन में। जब वो पेपर का नाम 3 अक्षर का रख रहा है, शिक्षण शोध अभिवृत्ति, तो ये इतना लिखने की क्या जरूरत है? इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। इसको दृष्टिकोण में रखते हुए ही आपको कंप्लीट सिलेबस का अध्ययन करना है। सिलेबस आपके लिए आधारशिला है, मूल आधार है, आपको जाना कहां है, रास्ता है, ध्यान रखना। कह रहा है इस प्रश्न पत्र का मुख्य उद्देश्य, ध्यान रखो, परीक्षार्थी की शिक्षण और शोध क्षमता का मूल्यांकन करना है कि क्या शोध कर पाओगे या कर ही नहीं पाओगे, या केवल पैसे खाओगे ऐसे हैं, या पढ़ा पाओगे या केवल गप लड़ाओगे, जैसे हम लोग आलोचना करते हैं अपने टीचरों की, वो पढ़ा नहीं पाते हैं, डिजिटल बोर्ड चलाते नहीं बन रहा है। अभी एक बिहार में एग्जाम देने गए थे, रील वायरल हुई थी, वो कह रही कि मैं तो पेपर दे रही थी तो आध घंटे चुखरिया इधर उधर करते रही, 1 घंटे तो मेरा उसी में निकल गया। मतलब टेक्नोलॉजी का नॉलेज ही नहीं है। लेकिन आपका पेपर कह रहा है टेक्नोलॉजी भी आनी चाहिए, ICT, कंप्यूटर आधारित परीक्षा, स्वयं प्रभा, स्वयं मूक्स, ऑनलाइन बनाम ऑफलाइन। देखो अब ये लिखा है ऑफलाइन बनाम ऑनलाइन पद्धति। आप अभी कैसे पढ़ रहे हो? ऑनलाइन। ऑफलाइन आप लोग जब प्रोफेसर बन जाओगे तो अपने बच्चों को पढ़ाओगे, तो ऑनलाइन में और ऑफलाइन में अंतर क्या है ये तो आपको मालूम है, लेकिन इसके विद्यार्थियों पर क्या प्रभाव है वो आपको समझ होनी चाहिए उसकी, ध्यान रखो ये बात। तो ये तो आपको सिलेबस के बारे में कुछ बातें मैंने अभी, सिलेबस समझाया ही नहीं है, सिलेबस से थोड़ी समझाना होता है, सिलेबस समझ लोगे तब तो आपका काम हो जाएगा। चलिए अभी ये समझा रहा हूं कि आपका ये पेपर में क्या करेगा चेक, शिक्षण के बारे में आपकी क्या सोच है, पढ़ाने के बारे में आपकी क्या सोच है, एजुकेशन के लिए नीति कैसी बननी चाहिए उसके बारे में क्या सोच है, और आपकी शोध कर पाओगे रिसर्च के बारे में सोच क्या है, रिसर्च कितने प्रकार का होता है, आप गांव में जाकर के रिसर्च कर रहे हो, जंगल में जाकर के रिसर्च कर रहे हो, आप संस्कृत के क्षेत्र में देखो तो आप चारवाक दर्शन पर रिसर्च कर रहे हो, सांख्य पर रिसर्च कर रहे हो, कुछ भी रिसर्च कर रहे हो, तो आपकी क्षमताओं का मूल्यांकन करने का, मूल्यांकन कैसे करेगा समझो, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस देकर के। इन दोनों यूनिट से रटने की जरूरत ही नहीं है, दोनों यूनिट से, पहली शिक्षण और दूसरी शोध, इन दोनों यूनिट से कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, फैक्ट का ज्यादा रोल नहीं रहता है, ठीक है, रोल तो रहता है, ऐसी भी बात नहीं है। तो इस प्रश्न पत्र का मुख्य उद्देश्य परीक्षार्थी की शिक्षण और शोध क्षमता का मूल्यांकन करना है, ये बात समझिए। अतः इस परीक्षा का उद्देश्य शिक्षण, देखो फिर से शिक्षण और शोध अभिवृत्ति का मूल्यांकन करना है। देखो दोबारा वही बात कही कि इस प्रश्न पत्र का मुख्य उद्देश्य परीक्षार्थी की शिक्षण और शोध क्षमता का मूल्यांकन करना है। अब आपसे पूछेगा पेपर में, यहीं से क्वेश्चन बना सकता है कि शोध और शिक्षण अभिवृत्ति के प्रश्न पत्र के माध्यम से यूजीसी विद्यार्थियों में मूलतः क्या देखना चाहता है, क्या खोजना चाहता है, ऐसा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा कंसेप्ट वाला। तो आपकी शोध क्षमता का मूल्यांकन करना चाहता है, वहां लिख देगा शोध क्षमता, शोध की गुणवत्ता, ऐसे विकल्प बना करके आपको दे देगा। तो आपकी शोध क्षमता, औकात है शोध करने की, पढ़ाने की, ये देखेगा।
चलिए, तो उद्देश्य शिक्षण और शोध अभिवृत्ति का मूल्यांकन करना है। दोबारा वही बात है, उनसे अपेक्षा है, किससे? आपसे, जो यूजीसी की तैयारी कर रहे हैं, कि परीक्षार्थी से पास संज्ञानात्मक क्षमता हो और वे इसको प्रदर्शित कर सकें। मतलब समझो, संज्ञानात्मक यानी कि आप में विषय से संबंधित नॉलेज हो, आप चीजों को समझा पाए, चीजों का नॉलेज हो। पहले तो ज्ञान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ज्ञान हो। फिर क्या हो? प्रदर्शित कर पाए। प्रदर्शित मतलब संप्रेषण। और संप्रेषण मतलब तीसरी यूनिट, चौथी यूनिट है, सॉरी। संप्रेषण यानी कि जो आता है सर बता ही नहीं पाते हैं, ऐसा ऐसा सर भूल गए, सर ऐसा, सर ऐसा। नॉलेज है बता नहीं पा रहे हैं। इंटरव्यू में आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? स्टेज पर जाके बोल नहीं पाते हैं, कहते हैं कर चले हम फिदा का, अरे क्या था भैया, है ना, तो भूल जाओगे। ऐसा नहीं होना है। यानी कि जो अंग क्या है, अब क्या बोलना है, आपको बोलते ही नहीं आ रहा है, संप्रेषण करते। यानी कि संप्रेषण का अर्थ क्या है, संप्रेषण मतलब क्या, फिर उसके प्रकार कितने होते हैं, कितने तरीके से संप्रेषण कर सकते हैं। इस बार आया था कि भाई आप विद्यार्थियों के पास बैठे हैं, आप विद्यार्थियों को कक्षा में पढ़ा रहे हैं, एक किस प्रकार का संप्रेषण है? व्यक्तिगत संप्रेषण, सामूहिक संप्रेषण, ऐसे 3-4 प्रकार दिए थे। तो आप क्लास में पढ़ा रहे हैं, ये सामूहिक संप्रेषण है। और व्यक्तिगत संप्रेषण क्या होगा? जब आप ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, एकदम 2 लोग बैठे हैं, ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। तो प्रकार क्या है संप्रेषण के और अभिलक्षण क्या है? प्रभावी संप्रेषण अब क्या है? देखो, संप्रेषण तो सब करते हैं, पढ़ाते तो सब हैं, बातें तो सब करेंगे, लेकिन जो हम बताना चाह रहे हैं उसका प्रभाव विद्यार्थियों पर पड़ पा रहा है अथवा नहीं, यही है प्रभावी संप्रेषण। यानी कि जिस उद्देश्य से आप संप्रेषण कर रहे हो वो हो रहा है। भाइयों मित्रों, 2022 तक आपकी किसानों की छोड़िए, मतलब मोदी जी प्रभावी संप्रेषण करते हैं, आप लोग फंस जाते हो। यानी कि नेता आया, भाषण दिया और आप फंस गए, आपने कहा नहीं यार इसी को वोट देना है, तो मतलब प्रभावी संप्रेषण है नेताजी का, है ना। महिलाओं के कल्याण के लिए शिवराज मामा सबको महीने का 1250 देंगे, प्रभावी संप्रेषण है, प्रभाव पड़ गया, चुनाव जीत गए। 27 का 29 सीटें में 29 सीट मिल गया, प्रभावी संप्रेषण है। किसका? मामा जी का। वाचिक और गैर वाचिक, वाचिक यानी कि बोल करके, बिना बोल के भी संप्रेषण होता है। आप लिख करके, आप मुख्य परीक्षा देते हो कभी? मेंस सुना है आपने यूपीएससी का? एक मिनट, पेन क्यों नहीं चल रहा? ठीक है, गैर वाचिक मतलब आप लिख करके किसी को कुछ बता रहे हो, ठीक है, ये लिख करके बताना गैर वाचिक। ऐसे ही अंतः सांस्कृतिक सामूहिक संप्रेषण। अब देखो इस बार सामूहिक संप्रेषण से ही क्वेश्चंस था, केवल सिलेबस से डायरेक्ट क्वेश्चंस। ऐसे ही प्रभावी संप्रेषण की बाधाएं यानी कि समस्या क्या पैदा करती हैं। मोदी जी कह रहे हैं मेरे भाइयों बहनों, पाकिस्तान डरा कि नहीं डरा? उन लोग कहना ही डरा। यही है समस्या पैदा करना, बाधाएं। यानी कई सारी बाधाएं हो सकती हैं, तकनीकीगत बाधाएं भी हो सकती हैं। तो कितने प्रकार की बाधाएं ये आपको समझना है। जन मीडिया और समाज क्या है इन सब के बारे में, यानी कि आप जो बात कह रहे हो समझा पा रहे हो नहीं। देखो, संज्ञानात्मक आपके पास एक तो क्षमता हो,
दूसरा प्रदर्शित कर सकें आप उस चीज को, और प्रदर्शित करने के लिए आप में संप्रेषण की क्षमता भी होना चाहिए। समझ में आ रहा? आपको इसी पैराग्राफ से 10 यूनिट दिख जाएंगी। आपको किसी ने आप तक नहीं समझाया होगा, आप यूट्यूब पर किसी का भी लेक्चर देख लीजिए, आपको नहीं समझाएगा। संज्ञानात्मक क्षमता में विस्तृत बोध, विश्लेषण, मूल्यांकन, तर्क संरचना की समझ, निगमनात्मक तथा आगमनात्मक तर्क शामिल हैं। यानी कि जो संज्ञानात्मक आपके पास क्षमता हो, जिसका आप नॉलेज है आपको चीजों का, उसके बारे में आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है। जैसे कि आपको कह रहा है कि आपको संज्ञानात्मक क्षमता में क्या आना चाहिए? बोध आना चाहिए। आपने समझा है? बोध आपके पेपर में आता है, जो पैराग्राफ आता है ना लास्ट में 45 से 50 नंबर पर, 46, 47, 48, 49, 50 नंबर पर होता है, तो बोध है। आप उसको पढ़ पाए और उसमें वो क्या सार देना चाह रहा है, क्या बताना चाह रहा है, वो यदि आप समझ पाते हैं तो यही है बोध, यही है विश्लेषण। आपको मूल्यांकन करना आना चाहिए। मूल्यांकन के लिए आप क्या करोगे? मूल्यांकन भी आपका शामिल हो कि जो चीजें आप कर रहे हो वो प्रभावी हो रही हैं, उसका इफेक्ट पड़ा है। जैसे आपने कोई योजना लागू की, मोदी जी ने 2020 की शिक्षा नीति लागू की, अब 2025 हो गया है। 2025 जब हुआ तो उसका 5 साल में कितना लाभ हुआ, इसका मूल्यांकन, जो शोध कर रहे हो उसका मूल्यांकन, आपने 6 महीने पढ़ाया, उसका क्या प्रभाव पड़ा 6 महीने पढ़ाने का, मूल्यांकन। तर्क संरचना, तर्क करना आना चाहिए, यानी कि आपको पाखंडी नहीं होना है, तर्क भी समझना आना चाहिए। कोई बता रहा है, बच्चा कुछ बात कह रहा है, नया सोच कर के आया, उसके नया कोई दिमाग में कंसेप्ट आ गया, तो आपके पास तर्क संरचना होनी चाहिए। समझो, तर्क कर पाओ चीजों को, तर्कों को समझ पाओ, ये तर्क संरचना की समझ। निगमनात्मक तथा आगमनात्मक तर्क भी शामिल होने चाहिए। ये सभी मैं आपको समझाऊंगा, चिंता मत करो, अभी फर्स्ट यूनिट में ये सब आने वाला है। और देखो, यानी कि आपको बोध की क्षमता हो, विश्लेषण कर पाते हो, तर्क आपको आता हो। तर्क करने के लिए इसलिए तो आपके में लगा है क्या? अनुमान, उपमान, शब्द, ये सब प्रमाण क्यों लगे हैं? अभी आप देखेंगे। ये देखो, तर्क के लिए आपको यूनिट ही लगी है डायरेक्ट। देखिए आप, युक्त युक्त तर्क, यूनिट क्रमांक 6 क्या लगा है? प्रमाण, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि। 6 प्रमाणों के बारे में दिया है। अनुपलब्धि क्या होती है, अर्थापत्ति क्या होती है, समझ आनी चाहिए। अनुमान की संरचना क्या है, अनुमान क्या होता है, उसके प्रकार क्या है, व्याप्ति क्या होती है, हेत्वाभास क्या होता है। ये तर्क शास्त्र का विषय है, ये संपूर्ण तर्क शास्त्र का विषय है। युक्ति युक्त तर्क लगा है आपको, ये आपको समझ आना चाहिए। आगे देखिए, अभी सिलेबस नहीं समझा रहा हूं, फिर ये क्या है सर? ये तो केवल अभी बता रहा हूं कि वो आगे यूनिट में सिलेबस क्या लगा है 10 में, ऐसे बताते हो सर जी। ध्यान रखो, परीक्षार्थियों से यह भी अपेक्षा की जाती है, मतलब इतना तो होना ही है, इससे ज्यादा अपेक्षा की जाएगी कि उन्हें उच्च शिक्षा में शिक्षण और अधिगम का सामान्य ज्ञान हो। उच्च शिक्षा में शिक्षण कैसे करना है? क्योंकि शिक्षा के लिए करना है वो तो ठीक है, आप स्कूल के मास्टर नहीं बनोगे, आप बनोगे कॉलेज के, यानी कि उच्च शिक्षा में। और जब आप उच्च शिक्षा के मास्टर बनोगे तो आपको समझ होनी चाहिए कि उस स्तर पर जो विद्यार्थी होते हैं उनको आपको क्या करवाना है। उनको आप तर्क करेंगे, वो आपसे विश्लेषण करेंगे, वो आपसे, तो आपको तर्क और विश्लेषण करने में समस्या नहीं होनी चाहिए। आपसे विद्यार्थी यदि कोई तर्क कर रहा है तो आपको समझाना पड़ेगा, आपको उसके तर्क को स्वीकार करना पड़ेगा यदि उसका तर्क सही है, भले आप मास्टर हैं। ऐसा नहीं कि दो देंगे भाग, ये नहीं करना है। उच्च शिक्षा में कैसे है,
अब अधिगम का सामान्य परिचय, शिक्षण और अधिगम में थोड़ा सा अंतर होता है। शिक्षण का मतलब होता है मैंने आपको पढ़ा दिया, बस हो गया काम, मैंने आपको पढ़ा दिया, आपने पढ़ लिया, ये हो गया शिक्षण। लेकिन जब उसे आप अपने व्यवहार में उतारने, उस चीज को सीख जाए, वो है अधिगम। यानी कि शिक्षण में क्या होता है, मैंने पढ़ाया, आपने पढ़ लिया, लेकिन मेरे पढ़ाए गए को आपने पढ़ लिया और अपने जीवन में उतारा और आगे उसके आधार पर विकास कर रहा है या कुछ भी किया, वही है अधिगम। तो इन चीजों का आपको क्या होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। पढ़ेगा क्यों आपका हायर एजुकेशन विद्यार्थी, कि आगे जाके कुछ कर सके, सीख करके आपसे। यूपीएससी का एक निबंध पूछा कि असली शिक्षा वो है जो हम कॉलेज में पढ़ने के बाद, भूलने के बाद जो हमारे पास बचता है। यानी कि जितना तथ्य हम पढ़े हैं, एनसीईआरटी पढ़े, पहाड़े याद किए, ये किया वो किया, सब भूल जाओ, उसके बाद जो आपके पास बचा वही असली शिक्षा है, यानी कि वो अधिगम है। चलिए, तो आपसे क्या किया जाएगा इसके अलावा कि उच्च शिक्षा की समझ भी मानी जाएगी। अब उच्च शिक्षा मतलब 10वीं यूनिट सर, समझ में आ रहा, सामान्य ज्ञान हो, सूचना के स्रोतों की सामान्य जानकारी और ज्ञान हो। अब जहां पर लिखा है सामान्य जानकारी और ज्ञान, वहां ज्यादा डीप में क्वेश्चन नहीं आएंगे, और जहां लिखा है विशेषतया, मुख्यतया, वहां से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, कंसेप्ट आएंगे, कठिन टाइप के थोड़े से क्वेश्चन आएंगे, जैसे शोध अभिवृत्ति से, शिक्षण अभिवृत्ति से कठिन आएंगे। लेकिन आपसे वहीं टेक्नोलॉजी ज्यादा नहीं पूछी जाएगी, सामान्य चीजें पूछी, रैम क्या है, रोम क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, हार्डवेयर क्या है, सामान्य चीजें, कंप्यूटर की जनरेशंस वगैरह आई हैं वो क्या है, यानी कि सामान्य जानकारी हो आपको सूचना के स्रोतों। क्यों? क्योंकि आप डिजिटल एरा में आ चुके हैं और इसमें आपको पैनल चलाना भी आना चाहिए, कॉलेजों में पैनल भी मिलेगा, एआई का ही आना चाहिए, ग्रॉक जो आ रहे हैं नए नए, ग्रॉक है, चैट जीपीटी है, ऐसे और भी आ रहे हैं, तो इन सब का आपको यूज करना आना चाहिए। विद्यार्थियों की एजुकेशन में इनके प्रयोग को बताना आना चाहिए, ये किस काम के हैं, यानी कि ये करोगे तब ना जब आपको समझ होगी, इसलिए आपको लगा है। तो सूचना की भी जानकारी करें उन्हें, यानी कि किसको, यानी कि आपको, इसके साथ साथ, यानी इतना तो आना ही है, इसके साथ साथ उन्हें लोगों, पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधनों के बीच समव्यवहार और जीवन की गुणवत्ता पर उनके प्रभाव की जानकारी होनी चाहिए। यानी कि आपको लोगों के साथ कैसे रहना है, क्योंकि आप टीचर बनेंगे तो ऐसा तो नहीं जंगल में जाकर के बैठ जाएंगे, लोगों के साथ रहें। पर्यावरण को आपको ध्यान देना है, क्योंकि पर्यावरण के साथ कई सारी समस्याएं आ रही हैं, तो आप रहेंगे तो चूंकि पर्यावरण स्वच्छ तभी होगा जब हमारे बच्चे पर्यावरण के महत्व को समझेंगे। तो पर्यावरण के बारे में क्या समझ रखते हैं? क्या आप पेन खाली हुआ फेंक दिए पेन, ऐसा करते हैं? बच्चों ने गंदगी कर दी, डली है ऐसी, क्लास चल रही है, तो पर्यावरण का महत्व भी आप समझें कि प्रदूषण क्या होता है, प्रदूषण जैसे कि जल प्रदूषण क्या होता है, वायु प्रदूषण क्या होता है, और जल प्रदूषण किन किन चीजों से होता है, उसके कारण क्या है, उसके प्रभाव क्या है, सरकार ने कुछ योजनाएं की हैं। वायु प्रदूषण का क्या मापन है, वायु प्रदूषण कब कोई वायु प्रदूषित हो जाएगी, वैश्विक स्तर पर वायु प्रदूषण के लिए क्या हो रहा है, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए क्या हो रहा है, इसके लिए भी कंप्लीट यूनिट आपकी लगी हुई है। इससे भी हर बार क्वेश्चन आते हैं। अब आपको समव्यवहार का भी मालूम होना चाहिए। अब पर्यावरण खराब हुआ तो उसके जीवन की गुणवत्ता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपको समझ में खुद आना चाहिए और समझाना भी आना चाहिए, और उनके प्रभाव की जानकारी होना चाहिए कि हम यदि वायु प्रदूषण कर रहे हैं तो उसका क्या प्रभाव है, तो ये भी समझ आना चाहिए। अब आगे कह रहा है कि विस्तृत पाठ्यक्रम विवरण इस प्रकार है, यानी कि इतना तो आपको सामान्य बता दिया, अब विस्तृत पाठ्यक्रम निम्नवत है। ठीक है, तो अभी मैंने आपको ये बताया कि तुमको मूल बातें क्या ध्यान रखनी है, यानी कि 5 से 7 से 8 विषय 10 विषय हैं, यानी कि 10 विषय 10 यूनिट का मान करके चलो। इन 10 विषयों के बारे में एक आपकी सामान्य समझ होना चाहिए, और आप समझो इस बात को, आप लोगों को समझाता हूं
ध्यान रखो, आप इस बात को भी समझो यहां पर, नहीं तो यहां पर अब हम लोग समझ लेते हैं, अब यहां पर हम लोग आराम से समझ पाएंगे। ध्यान दे रहे हो ना आप लोग? एक मिनट, चलिए देखिए, अब हम लोग यहां पर ध्यान देते हैं, यानी कि आपको क्या करना है, अब हम लोगों को 10 यूनिट है, समझो 10 यूनिट पर क्वेश्चन आने हैं। आपको प्रत्येक यूनिट के बारे में सामान्यतः मैं आपको बता रहा हूं 10 लेक्चर लेकर के चलना है थ्योरी के, और 10 लेक्चर लेकर के आपको चलना है, 10 नहीं 5 लेक्चर मात्र, 10 का क्या ही करोगे, एवरेज बता रहा हूं, 5 लेक्चर लेके चलना है पीवाईक्यू का, 10 लेक्चर थ्योरी और 5 लेक्चर पीवाईक्यू, यानी कि 15 लेक्चर, एक एक घंटे के लेक्चर होंगे तो ज्यादा कोई समस्या नहीं होगी। और 10 विषयों के बारे में आपको एक सामान्य समझ रखनी है, और प्रत्येक लेक्चर का 1 पेज का नोट्स बनाना है, यानी कि 10 का आप बनाएंगे तो 10 यूनिट का आपका 10 पेज का नोट्स होगा, तो आपका 10 का सभी का करेंगे तो मात्र 100 पेज का नोट्स होगा आपके पास। इस आधार पर यदि आप इतना काम कर लेते हैं सभी यूनिटों के लिए कि 10 लेक्चर थ्योरी के लिए प्रत्येक यूनिट के और 5 लेक्चर पीवाईक्यूज के, 15 लेक्चर करेंगे। इन 10 लेक्चर में प्रयास करेंगे कि आपका कंप्लीट उस यूनिट का सिलेबस हो जाए। देखो आपको बताऊं मैंने कैसे किया, मेरा सिलेबस क्या है, ये है मेरा सिलेबस मेरे भाई। ये जो मेरा सिलेबस है एक किताब का पेज है, मदानी की किताब के पेज को मैंने फाड़ लिया और ये सिलेबस बना लिया, ऐसे लेके घूमता था, है ना, एक एक चीज को देखता था। सिलेबस ही देख करके आधा काम हो जाता है, समझो। कुछ कुछ कंटेंट भी इस पर लिख लेते हैं हम सिलेबस पर, तो वो भी है, ध्यान रखिए। तो ये आपने देखा कि इस तरीके से 15 लेक्चर लेकर के चलना है। आराम से आप रोज एक लेक्चर सुनते जाओगे तो आपका आराम से काम होता जाएगा। एक लेक्चर ये सुनते जाइए और उसका नोट्स बनाते जाइए, बस इतना ही तो आपको काम करना है। लेक्चर सुनिए, नोट्स बनाइए, लेक्चर सुनिए रोज और नोट्स बनाइए, लेक्चर सुनेंगे नोट्स बनाएंगे, हो गया काम। बाकी आप अपने मूल सब्जेक्ट पर ध्यान दीजिए, क्योंकि मूल सब्जेक्ट से ही आपका काम चलेगा। यदि आप इतना कर लेते हैं तो मैं आराम से आपसे कहता हूं 35 से 40 क्वेश्चन आपके कहीं नहीं गए। जितना मैंने आपको बताया इतना मैंने थोड़ी ना किया, वरना मेरे भी 40 क्वेश्चन होते। इतना मैंने नहीं किया, मैंने इससे कम ही किया है, लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूं परफेक्ट आपके 35 से 40 क्वेश्चन हो जाएंगे, और नहीं होंगे तो आपके 25, 26 से लेकर के 35 के बीच आराम से रहा करेंगे हर बार। और यदि इसके बीच के आपके क्वेश्चंस रहते हैं और आप अपने विषय में 70 क्वेश्चंस लेकर के चलते हैं तो आपका काम हो जाएगा। मेरे अभी क्या थे, मेरे अभी सब्जेक्ट में 82 हैं और 26 में है, यानी कि टोटल 108 क्वेश्चन सही हुए हैं। ऐसे मेरे लगभग होते थे। तो ये जो मेरे हुए हैं, आपको मैंने यहाँ 82 कर लिया, हालांकि 82 मैं नहीं कहूंगा, आप 70 से 80 के बीच अपने सब्जेक्ट को लेकर के चलो, और 26, 27, 28 एक में मेरे 33 भी हैं, वो दूसरे सब्जेक्ट से मैंने दिया है, तो इस तरीके से है। तो ये बात ध्यान रखनी है कि ऐसा करते हुए हम लोग कंप्लीट करेंगे। अब सभी को एक काम करना है कि ये बात ध्यान रखना, केवल लेक्चर देखना नहीं है, शेयर करना है, ये तभी ये कंप्लीट आपका बैच हो पाएगा और सर बहुत अच्छे तरीके से आरंभ कर पाएंगे। यदि इसी वीडियो को, इसी लेक्चर को आपने अच्छा खासा शेयर किया तो कल तो अपन को क्लास करनी ही करनी है, आप शेयर करो अथवा ना करो। यानी कि अभी तो अपन क्लास कराएंगे आपको, आप क्योंकि शेयर करेंगे, मुझे भरोसा है इस बात पर। यदि आप इसको पसंद आया होगा पढ़ाना, कल हम क्या करेंगे, अगले लेक्चर में इस यूनिट को समझेंगे, शिक्षण अभिवृत्ति वाली जो आपकी यूनिट है, इस यूनिट के सिलेबस को समझेंगे कल।
अगले लेक्चर में। ठीक है, इस यूनिट के ये एक एक पॉइंट को समझेंगे कि शिक्षण का मतलब क्या है, शिक्षार्थी की विशेषताओं को मतलब क्या है, शिक्षा के प्रभावित तत्व क्या हैं, उच्च अधिगम संस्थाओं में शिक्षण की पद्धति का वह क्या क्यों लगा है, शिक्षण सहायक सामग्रियां क्या हैं, मूल्यांकन की पद्धतियां क्या हैं। ध्यान रखो, इस प्रकार से इसके आगे भी ये सब लिखा है। प्रत्येक पर कम से कम 5 से 7 मिनट बात करेंगे, जिससे कि आपको सभी चीजों के बारे में सामान्य जानकारी हो जाएगी। फिर हम क्या करेंगे कि एक एक को लेकर के चलेंगे कि एक लेक्चर में ये, और एक लेक्चर में दूसरी, एक लेक्चर में तीसरी, एक में चौथी, एक में पांचवी, एक में छठवीं, यानी कि एक एक लेक्चर में फिर एक एक को कवर करने का प्रयास करेंगे हम लोग। इस तरीके से हम लोग चलेंगे तो आपको जल्दी से जल्दी में ये पेपर करवा दूंगा। लेकिन आपको बस एक ही काम करना है कि आगे शेयर करना है। अब सर बुक्स कौन सी पढ़नी है, इसके लिए आपको तो देखिए बुक्स पढ़ने को तो कई सारी बुक्स हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि अभी आप ज्यादा बुक्स के चक्कर में ना पड़े। आप केवल मेरी बुक्स, मैं जो पढ़ा रहा हूं उसको पढ़ें और नोट्स बनाते जाएं, हैंड रिटन नोट्स बनाते जाएं। फिर भी आप लेना चाहें तो सब लोग मदान की बुक लेते हैं, आप भी ले सकते हैं, मैंने भी ली थी। लेकिन देखो मदान की बुक मोटी ताजी है, समझ में कम आएगी। पीवाईक्यू के लिए सर क्या करें, पीवाईक्यू के लिए हर साल एक नई बुक आती है, वो आप ले सकते हैं। जैसे मैंने क्या किया देखिए, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, हाथ में लेकर के भी दिखा देता हूँ, यहाँ आगे यहाँ फोटो भी है, फोटो भी दिखा देता हूँ। चलिए कोई बात नहीं भाई, फोटो नहीं आया है, डायरेक्ट किताब ही देख लो। ये मैंने देखो 2022 में मदान की बुक ली थी, ये बुक मैंने नहीं ली थी, एक बुक किसी और ने ली थी 2022 में, दिलाई मैंने थी। फिर उसके बाद मैंने इसको अभी 2024 में उनसे लिया, और चूंकि मुझे पढ़नी थी तो बहुत पुराना संस्करण है, नया संस्करण आ गया होगा तो आप नया नहीं लेंगे, 5 एडिशन है, अभी पता नहीं कौन सा आ गया तो उसको देख लीजिए। लेकिन मैंने अभी भी इसी से पढ़ा था, है ना, आप कहेंगे सर पढ़ा है, तो इसी से अभी भी पढ़ा था, काफी चीजें इसमें हैं। इस तरीके से देखो आपको दिखेगा मैंने चीजें पढ़ी हुई हैं, तो टिक वगैरह लगा हुआ है, इससे पढ़ा हुआ था। तो ये मूल मैंने ये एक ही बुक रखी, इससे ज्यादा रखने का कोई मतलब ही नहीं था। और शुरुआत में मैंने पहली बार दिया था तभी इससे पढ़ा था। उसके बाद मैंने अभी 2024 में, चूंकि मुझे 24 में इसकी अभी तैयारी की थी, लास्ट में 24 में, तो 2024 के लिए मैंने ये पीवाईक्यू की बुक्स भी ली। तो ये भी है इस तरीके से, तो ये पीवाईक्यू की बुक आप ले सकते हैं, यूथ कंपटीशन की। लेकिन आप लोग ये मत लेना, आप नया अभी आ जाएगा जिसमें लेटेस्ट सभी शिफ्ट के पेपर बन के क्वेश्चन होंगे, तो वो भी लेंगे। वैसे मैं तो इसी से कराऊंगा आपको, कारण ये है कि पिछले क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। यदि आप 2024 के करेंगे तो वो 25 में 25 में 26 में रिपीटेड होंगे, और इस साल के और आगे रिपीटेड होंगे, तो वो तो हमेशा होते रहते हैं। क्वेश्चंस बस इसलिए करना है कि आपको कंसेप्ट समझ में आ जाए कि यूजीसी क्या सोचता है। आपसे कह रहा है कि ऐसा सोचो, लेकिन खुद क्या सोचता है वो भी तो मालूम होना चाहिए ना आपको। तो उसके क्वेश्चन से आपको मालूम चलेगा कि वो कैसा सोचता है, शिक्षण के बारे में वो कैसा क्वेश्चंस बनाता है, शोध के बारे में कैसा क्वेश्चंस बनाता है, और उसकी सोच क्या है, उसको हम लोग समझेंगे प्रत्येक टॉपिक्स वाइज। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, 500 क्वेश्चंस प्रत्येक यूनिट पर करेंगे हम लोग। यदि इतना आपने कर लिया तो आराम से 35, 40, 45, 42 सब क्वेश्चन आएंगे। फिर ये तो आपकी मेहनत पर करता है कि ये क्या है। फिर इसके बाद आपको मॉक टेस्ट वगैरह भी हम बता देंगे, मेरे ही आपको मॉक टेस्ट की भी मैं व्यवस्था कर दूंगा, तो हम मॉक टेस्ट भी दे पाएंगे। लेकिन उससे पहले इतना करना है, पहले सिलेबस करो, पढ़ो, मॉक टेस्ट नहीं भी दो। मैंने आज तक एक भी मॉक टेस्ट नहीं दिया इस पेपर के लिए, और हमेशा अच्छे नंबर लाए। तो मॉक टेस्ट से ज्यादा जरूरी है आपको चीजों की समझ होनी चाहिए, वो समझो। देखो जो मैंने सिलेबस पढ़ा, वो मेरा सिलेबस तो ये लिखा है, कुछ कुछ बातें लिखी रहती थी, ये 2015 में आई, 1997 का है, कुछ कुछ बातें यहाँ ओजोन पर, ये 16 दिसंबर को विश्व ओजोन दिवस होता है, 1987 में ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, रियो सम्मेलन 1992 में हुआ था, कानूनी रूप से बाध्य है। तो इस तरीके से कुछ कुछ बातें मैंने लिखी। तो ये तो मेरा सिलेबस 2 ही पेज पर का है, ये भी लिखा था कुछ कुछ बातें।
तो इस तरीके से ठीक है। आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही रखते हैं। आप सभी को एक ही काम है, शेयर करना है। हम लोग कल फर्स्ट यूनिट से आरंभ करेंगे। ओके मित्रों, धन्यवाद।